हेलो एवरीवन। चंद्र एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम यहाँ हॉस्टल ऑडिट की जो टी सीरीज चल रही है उसके क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम करने वाले हैं टी सीरीज की लास्ट पेपर जो कि मेगा 5 हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, टीसीपी प्रोटोकॉल किस लेयर पर कार्य करता है? डाटा लिंक लेयर पर, नेटवर्क लेयर पर, ट्रांसपोर्ट लेयर पर या फिर एप्लीकेशन लेयर पर? ठीक है, तो जो ओएसआई मॉडल होते हैं उसमें टोटल कितने लेयर्स होते हैं? उसमें टोटल 7 लेयर्स होते हैं। ठीक है, और जो सातों के सातों लेयर्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, किंतु जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है, डाटा ट्रांसफर जो है वो एक से दूसरे लेयर में ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सातों लेयर्स लिख दिए, उनके प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, तो फिजिकल लेयर का प्रोटोकॉल क्या है? केबल है। डाटा लिंक लेयर का क्या है? इथरनेट, पीपीपी, इसको नोड टू नोड डिलीवरी बोला जाता है। नेटवर्क लेयर का आईपी एड्रेस, ट्रांसपोर्ट लेयर का टीसीपी, यूडीपी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, सेशन लेयर का क्या होता है? सॉकेट, विंडसॉक, कनेक्शन क्रिएट। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर का एसएसएल, एफटीपी, ये इसमें जो इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन होता है वो कौन से लेयर में होता है? प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। ठीक है, एंड एप्लीकेशन लेयर्स के प्रोटोकॉल्स क्या हो जाएंगे? एचटीटीपी, एसएमटीपी, एंड इसको बोलते हैं यूजर टू यूजर। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? टीसीपी प्रोटोकॉल किस लेयर में डाटा ट्रांसफरेशन डाटा ट्रांसफर का कार्य करता है, या फिर सॉरी टीसीपी प्रोटोकॉल किस लेयर पर कार्य करता है? तो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करता है। ठीक है, देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर पर क्या है? टीसीपी है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ट्रांसपोर्ट लेयर। चलिए अगला प्रश्न है, फेसबुक द्वारा विकसित एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ठीक है, फेसबुक द्वारा विकसित एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी कौन सा है? इलोस, रिएक्ट, परफॉर्म या फिर बुक? तो फेसबुक द्वारा विकसित जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्या है? ये है रिएक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी रिएक्ट। अगर हम अदर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी की बात करें तो कौन कौन से आ जाएगा? डीओएम, मैनिपुलेशन, फ्रेमवर्क, सेटअप और एजेक्स। ठीक है, ये सारे यहाँ पे क्या है? जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी के एग्जांपल्स हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे टैबलेट या फिर ग्राफिक्स टैबलेट भी कहा जाता है? तो किसे टैबलेट या फिर ग्राफिक्स टैबलेट भी कहा जाता है? तो डिजिटाइजर को। ठीक है, ऑप्शन सी, इसको क्या बोला जाता है? टैबलेट या फिर ग्राफिक्स टैबलेट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, तीव्र इथरनेट प्रोटोकॉल की गति 1.5 एमबीपीएस होती है। तो जो तीव्र इथरनेट होती है उसकी स्पीड क्या होती है? तो उसकी स्पीड होती है 100 एमबीपीएस। ठीक है, कितनी होती है? 100 एमबीपीएस। एमबीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियंस बाइट पर सेकेंड। अब इथरनेट केबल क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है इथरनेट का। ठीक है, जैसे कि टेलीफोन लाइन हो गया, मॉडेम, राउटर, यह इथरनेट प्रोटोकॉल का पालन करता है। जो इथरनेट केबल है वो इथरनेट प्रोटोकॉल का पालन करता है, और इथरनेट प्रोटोकॉल की गति क्या होती है? 100 एमबीपीएस होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए एमएस डॉस के किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ठीक है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए एमएस डॉस में कौन से कमांड का उपयोग किया जाता है? तो सीएलएस। ठीक है, क्लियर। आईटी आईईटीएफ का पूर्ण रूप क्या है? आईईटीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, ऑप्शन बी।
चलिए अगला प्रश्न है, किसी ईमेल पते में किसी ईमेल पते में दो भाग कौन कौन से होते हैं? ईमेल के दो भाग कौन कौन से होते हैं? ईमेल प्रोफिक्स और ईमेल डोमेन, नाम और देश, डाटा और देश, नाम और कंपनी। ठीक है, तो ईमेल क्या होता है? ईमेल जो है वो कम खर्च में तीव्र संदेश भेजने के लिए यूज किया जाता है। इंटरनेट पर मेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इंटरनेट पर मेल भेजने के लिए किसका यूज करते हैं हम? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, जबकि ईमेल प्राप्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है? POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का, और IAMP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। रिसीव करने के लिए और भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है SMTP का। इलेक्ट्रॉनिक मेल के कौन से दो भाग होते हैं? तो ये दो भाग होते हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम। ठीक है, यूजर नेम क्या होता है? एक यूनिक नेम होता है। जैसे आप ईमेल एड्रेस बनाते हो जिसमें आप अपना नाम ऐड करते हो ना, जैसे चंद्रा अकेडमी का है, चंद्रा अकेडमी करके, तो ये क्या हो गया? यूजर नेम हो गया। और डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम जो होता है पहले से डिफाइंड रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल google.com है, तो इसमें गूगल क्या है? गूगल डोमेन नेम है। तो किसी ईमेल के पते में दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो ईमेल प्रोफिक्स और डोमेन नेम होता है। ठीक है, आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न है, सीपीयू रजिस्टर के संबंध में पीसी का पूर्ण रूप है? सीपीयू रजिस्टर के संबंध में पीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, ऑप्शन सी प्रोग्राम काउंटर। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? ठीक है, कौन से प्रकार नहीं है ये बताना है। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर का विकास किसने किया? IBM द्वारा किया गया था। इसमें प्रोसेसर कितने बिट्स के होते हैं? तो 8, 16, 32 और 64 बीट के इसमें प्रोसेसर्स लगे होते हैं। इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, आईपैड, जितने भी स्मार्टफोन्स हैं ये आपके क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर जो है मल्टी यूजर सिस्टम्स होता है। इसमें इसका विकास डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 1965 में किया गया था। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है मिनी कंप्यूटर का? तो अनुसंधान प्रयोगशाला और यात्री आरक्षण वाले जो काम होते हैं उसमें मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर यह एक मल्टी यूजर प्लेटफॉर्म होता है। इसमें टाइम शेयरिंग एंड टाइम प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसके माइक्रो प्रोसेसर्स कितने के होते हैं? 32 और 64 बिट के होते हैं। ठीक है, किसके? मेन फ्रेम कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर कितने के होते हैं? तो 32 और 64 बिट के होते हैं। सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़ा तथा तीव्र कंप्यूटर होता है, जिसका उपयोग मौसम के पूर्वानुमान, अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष रक्षा और अनुसंधान के लिए किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड की गणना किससे करी जाती है? फ्लोप से करी जाती है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड से सुपर कंप्यूटर की स्पीड की गणना करी जाती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कंप्यूटर नहीं है? तो ऑप्टिकल कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्टिकल कंप्यूटर जो है वो आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, आउटपुट क्या है? ठीक है, आउटपुट क्या होता है? आउटपुट कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा होता है। हम कंप्यूटर को जो भी काम करने के लिए इंफॉर्मेशन देते हैं उसका वो जो रिजल्ट देता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है आउटपुट के एग्जांपल्स देख लो कुछ, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, जीपीएस आपका क्या होता है? आउटपुट होता है। प्रोजेक्टर आउटपुट है। प्लॉटर भी आउटपुट है। ईयरफोन, साउंड कार्ड, ये सारे क्या है? आउटपुट। तो यहाँ पे बताइए आउटपुट क्या है? वह जो
प्रोसेसर यूजर से ले, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। ठीक है, तो आउटपुट क्या होता है, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है, रीड इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका जो कंट्रोल यूनिट का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो ये है डायरेक्ट ऑपरेशन। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के मदरबोर्ड के भाग होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड के इसमें से कौन कौन से भाग हैं, मेमोरी प्लॉट, माउस पोर्ट, कीबोर्ड पोर्ट, प्रोसेसर सॉकेट। ठीक है, तो मदरबोर्ड के ये सारे के सारे उसके पार्ट्स होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1 2 3 4 सभी। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, गणित, अंग्रेजी और गणितीय संकेत, केवल बाइनरी संख्याएं, नॉमिक्स या फिर फोर्ट्रॉन। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज कौन है बताइए, तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, फोर्ट्रॉन। ठीक है, ये असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली भाषा क्या होती है, तो यह सेकेंड जनरेशन में प्रयोग किया गया था। ट्रांसलेशन होता है जो कि मशीन भाषा को जो कि निम्न स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलती है। ठीक है, और आप एग्जांपल देख लीजिए असेंबली लैंग्वेज की, तो कौन सा हो गया, फोर्ट्रान, फोर्ट्रान 66, फोर्ट्रान 2003, फोर्ट्रान 2008, MIPS, X86 और ARM, ये सारे आपके क्या है, असेंबली लैंग्वेजेस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दिए हैं, ठीक है, उसके बाद उसकी सारी जानकारी कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, तो ये क्या जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, पार्टीशन केबल से। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, एक प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है, एक प्रोसेसर के द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा उपयुक्त सभी। तो मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है, नाम से मल्टी मतलब क्या हो जाएगा, मोर देन वन, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अगला प्रश्न, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है। ठीक है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, सॉरी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी होती है, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग या फिर शिफ्ट क्लिकिंग। तो ये होती है राइट क्लिकिंग। ठीक है, ऑप्शन सी, राइट क्लिकिंग। चलिए अगला प्रश्न है, नेटवर्क जो डाटा मूव करता है, कौन से नेटवर्क डाटा मूव करता है, पैकेट, पैडेड, डाटाग्राफ, पैलोड। ठीक है, तो नेटवर्क क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए नेटवर्क, कंप्यूटर में नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा पैकेट्स के रूप में एक दूसरे के माध्यम से संचार होते हैं। विश्व का पहला नेट कौन सा था, अर्पानेट था। ठीक है, और पहला कंप्यूटर नेट कौन सा था, इथरनेट था, जो कि 1981 में आया था। अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोग्रामेबल एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें नेटवर्क जो डेस्क के रूप में मूव करता है, नेटवर्क किसके रूप में मूव करता है, तो पैकेट्स के फॉर्म में मूव करते हैं। ठीक है, सही आंसर पैकेट्स। अगला प्रश्न, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस 4 भागों से मिलकर बनी होती है। बनी संख्याओं की एक स्ट्रिंग है जहां प्रत्येक भाग डैश और डैश के बीच की एक संख्या होती है। ठीक है, देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल
तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के जो आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, तो आईपी एड्रेस इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की पहचान करने के लिए एक विशेष अंकीय पता होता है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है कि अगर आप नेटवर्क में जुड़ रहे हो तो बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपके कंप्यूटर की पहचान करने के लिए आपको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा दिया जाएगा। तो आईपी एड्रेस किसके द्वारा दिया जाएगा? इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी के द्वारा। आप जिस कंपनी के इंटरनेट सेवा लेंगे उनके द्वारा आपको एक आईपी एड्रेस दिया जाएगा, ठीक है। इंटरनेट वर्जन 4, तो इंटरनेट वर्जन 4 यह एड्रेस जो होता है 32 बिट का होता है। देखिए इंटरनेट वर्जन 4 और 6 है, तो 4 जो है वो 32 बिट का होता है। यह 4 भागों में बटा होता है और प्रत्येक भाग कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ऑक्टेट आएगा तो आपको क्या लेना है? आईपी एड्रेस वर्जन 4 लेना है, ठीक है, IPv4 लेना है। और यह जो एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, वो मिनिमम 000 से लेकर के 255, 255, 255 और 255 के बीच तक होता है, ठीक है। और आईपी वर्जन 6 है, तो ये आईपी वर्जन 6 है जो 28 बिट का होता है और यह 8 भागों में बटा होता है। इसके प्रत्येक भाग कितने बिट के होते हैं? इसके प्रत्येक भाग 16 बिट के होते हैं। जबकि आईपी एड्रेस वर्जन 4 के प्रत्येक भाग कितने बिट के होते हैं? 8 बिट के होते हैं। और इसमें डेसिमल के साथ हेक्साडेसिमल का भी प्रयोग किया जाता है, किसमें? IPv6 में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया है कि आईपी एड्रेस वर्जन 4 के बारे में पूछा गया है, ठीक है, कि इसमें प्रत्येक भाग डैश और डैश के बीच में होते हैं। तो प्रत्येक भाग किन के बीच में होगा? 0 से लेकर के 2555 इसके बीच में होगा, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा कि मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम इतना होना चाहिए, कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के जो एड्रेस होते हैं वो इन्हीं दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन से क्या आ जाएगा सही आंसर? 0 और 255, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? ठीक है, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? नॉर्टन, XML, गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। एंड कुछ एंटीवायरस क्या है? क्विक हिल, इसको तो सब जानते होंगे, ठीक है। क्विक हिल, मैकफी, नॉर्टन, पांडा, ये सारे आपके क्या हैं? देखिए बिट डिफेंडर, ये सारे आपके क्या है? एंटीवायरस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉर्टन जो है एंटीवायरस है, XML लैंग्वेज है, ठीक है, गूगल सर्च इंजन एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वेबसाइट का होम पेज डैश है। वेबसाइट का होम पेज क्या होता है? सबसे बड़ा पेज होता है, अंतिम पेज होता है, प्रथम पेज होता है, या सबसे कलरफुल पेज होता है? तो वेबसाइट का जो होम पेज होता है वो क्या होता है? प्रथम पेज होता है। जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपके सामने जो फ्रंट पेज आता है वही क्या होता है? उसका होम पेज होता है, ठीक है। वेबसाइट क्या होता है? वेब पेजों का समूह होता है। और वेब ब्राउजर का उपयोग करके हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं? वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। वेबसाइट में एक मुख्य पेज होता है जिसे होम पेज भी कहते हैं, और यह वेबसाइट का प्रथम पेज होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? ठीक है, बताइए कौन सी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? पिन पिंटरेस्ट, थम्बलर, प्लर्क या फिर विजिगामी, ठीक है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे एक्स, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, प्लर्क, पिंटरेस्ट, थम्बलर, ये सारे आपके क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स है, ठीक है। और विजिगामी क्या है? विजिगामी एक गूगल का प्रोडक्ट है जो कि कोलाज बनाने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं।
चलिए अगला प्रश्न, बेस कमांडो को कैरी आउट करने का प्रोसेस है, ठीक है, कौन सा कमांड्स को कैरी आउट करने का प्रोसेस है? फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग या फिर आइकन, ठीक है। तो कमांड जो हम देते हैं उसको कैरी आउट कौन करता है? तो फेचिंग, ठीक है। हाइपरलिंक इंसर्ट इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है? तो हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस के होता है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस एम क्या होता है? न्यू पेज में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस एच क्या होता है? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस क्या होता है एमएस एक्सेल में? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होता है। चलिए हाइपरलिंक देख के कंट्रोल प्लस एच मत कर देना, ठीक है। अगला प्रश्न, एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम्स होते हैं? तो एक्सेल 2010 की शीट में कितने कॉलम्स होते हैं? तो ये होते हैं 16,384 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। 2007 के बाद जो क्या आया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आया, उनके जो कॉलम्स कितने होते हैं? 6,384 कॉलम्स होते हैं उनमें। अगला प्रश्न, डैश मुख्य एडिटिंग व्यू है, ठीक है। कौन सा मुख्य एडिटिंग व्यू है? पावर पॉइंट में ना, स्लाइडर शॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइडर शो व्यू या फिर नोट्स पेज। तो स्लाइडर शॉर्टर व्यू क्या होता है? प्रेजेंटेशन को थंबनेल के रूप में प्रदर्शित करता है। नॉर्मल व्यू क्या करता है? पावर पॉइंट का मुख्य एडिटिंग व्यू है जिसका प्रयोग प्रेजेंटेशन लिखने और डिजाइन करने के लिए किया जाता है। स्लाइड शो व्यू यह व्यू प्रेजेंटेशन को पूरे स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो कौन सा पावर पॉइंट का कौन सा व्यू है जो पूरे प्रेजेंटेशन को पूरे स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है? तो ये कौन सा स्लाइडर शो व्यू है। नोट्स पेज व्यू क्या होता है? तो यह स्लाइडर का एक छोटा संस्करण दिखाता है जिसके नीचे क्या होता है? नोट्स लिखने के लिए एक छोटा सा स्पेस दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा प्रश्न है कि मुख्य एडिटिंग व्यू कौन सा होता है पावर पॉइंट में? तो मुख्य एडिटिंग व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल व्यू होता है, ऑप्शन बी नॉर्मल व्यू। चलिए अगला प्रश्न है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क की मेमोरी होती है जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी रैम में होती है। वर्चुअल मेमोरी तभी आवश्यक होती है यदि आपके कंप्यूटर में कोई रैम ना हो, फ्लॉपी डिस्क के लिए बैकअप डिवाइस है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? ये हार्ड डिस्क की मेमोरी होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क की मेमोरी होती है जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। और कुछ वर्चुअल मेमोरी और किसको बोलते हैं? ये कैसी मेमोरी होती है? काल्पनिक मेमोरी होती है। इसकी अगर उदाहरण ले लें तो रैम, क्लाउड स्टोरेज, सॉलिड स्टेट ड्राइव, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ठीक है। जैसे हमको गूगल द्वारा गूगल ड्राइव प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, गूगल फोटोज प्रोवाइड किए जाते हैं। सारे क्या है? ये सारे वर्चुअल मेमोरी है जिसको आप कहीं पर से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एलसीडी का पूर्ण रूप, एलसीडी का पूर्ण फॉर्म क्या है? एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन सी। ऑपरेटिंग सिस्टम सोलारिस के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो सोलारिस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह यूनिक्स पर आधारित होता है, ठीक है। इसे सन माइक्रो सिस्टम द्वारा 1992 में पेश किया था, ये भी सही है। यह सी प्लस प्लस एवं जावास्क्रिप्ट ने लिखा गया है, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सोलारिस के संबंध में कोई सा भी कथन यहाँ पे असत्य नहीं दिया गया, ठीक है। सभी के सभी कथन सत्य है, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं।
चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को किस पोर्ट से जोड़ते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को कौन से पोर्ट के द्वारा जोड़ा जाता है? पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट या फिर उपयुक्त सभी? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को कौन से पोर्ट के द्वारा जोड़ा जाता है? पैरेलल पोर्ट के द्वारा जोड़ा जाता है। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है, इनका आविष्कार किसने किया था? तो इनका आविष्कार किया था रुडोल्फ हेल ने 1925 में किया था। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड लगा होता है, जिसमें कागज के टक्कर से क्या होती है? प्रिंट होती है, ठीक है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है, यह कैरेक्टर प्रिंटर होता है। इसकी गति को सीपीएस कैरेक्टर पर सेकंड से मापते हैं, और इसकी संचालन लागत एवं क्वालिटी क्या होती है? कम होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होंगे? ठीक है, तो 1 KB इज इक्वल टू 1 KB इज इक्वल टू कितना होता है? 1024 बाइट्स होते हैं। 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB होते हैं। 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB होते हैं। तो 1 टेराबाइट इज इक्वल टू होता है 1024 GB। ठीक है, 1024 GB होता है। इसको हमको किस में पूछा है? मेगाबाइट में पूछा है, एमबी में पूछा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे? 1024 गीगाबाइट एंड 1024 मेगाबाइट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट्स होते हैं? तो 1048,576 1048,576 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए, अगला प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय का तत्कालिक लाभ किसे हुआ था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय का तत्कालिक लाभ किसे हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेजों को हुआ था। ठीक है, पानीपत का युद्ध के बारे में हम जानते हैं। तो पानीपत के कुल 3 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। किनके किनके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। किनके बीच में? हेमू और अकबर के बीच में हुआ। तृतीय युद्ध हुआ 1500 तृतीय युद्ध हुआ 1761 में। ये किनके बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। ठीक है, और इसका लाभ किसको हुआ? मराठों की पराजय से अंग्रेजों को लाभ हुआ। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ब्रह्म समाज, ठीक है, कहाँ उनकी स्थापना हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कब? 1828 में। और इसके स्थापनाकर्ता कौन है? तो राजा राम मोहन राय है। ठीक है, परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी बंबई में। कब हुई थी? तो 1849 में हुई थी। सॉरी, इसकी स्थापना हुई थी 1849 में। किसने किया था? तो दादोबा पांडुरंग और उनके साथियों द्वारा किया गया था। दक्कन शिक्षा समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दक्कन शिक्षा समाज की स्थापना हुई थी पुणे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1884 को हुई थी। और दक्कन शिक्षा समाज की स्थापना करते हैं बाल गंगाधर तिलक प्लस गोपाल गणेश अगरकर। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। और भारत में इसकी स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3412, ऑप्शन बी, 3412। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदियां पश्चिम की ओर बहती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम की ओर बहती है? कृष्णा, नर्मदा, महानदी, साबरमती। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियां? नर्मदा और साबरमती, ये दोनों नदी कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो 2 और 4, ऑप्शन ए। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पीठ में मृदा केरल में मिलती है, जलोढ़ मिट्टी छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती, जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, उपरोक्त सही कथन को बताना है। तो पीठ मृदा कहाँ मिलती है? केरल में मिलती है। और पीठ मृदा क्या होती है? तो पीठ मृदा जो है
जैविक पदार्थों से बनी होती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा छत्तीसगढ़ में मिलती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में और कौन कौन सी मिट्टी मिलती है? तो सबसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट, बलुई, लैटेराइट मिट्टी मिलती है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। स्टेटमेंट सही है। जलोढ़ मिट्टी क्या है? सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है। और क्या बोलते हैं ये, इसको और क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको सही कथन बताना है, तो कौन कौन सा है? 1 और 3, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी का वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो एक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? कि इसका ये तात्पर्य है कि इसका राज्य स्तर पर, ठीक है, कोई सा भी धर्म नहीं होगा। तो भारत के धर्मनिरपेक्ष होने का क्या मतलब है? कि भारत का राज्य स्तर पर कोई सा भी अपना खुद का धर्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी, तो भारत का महान्यायवादी है वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। लोकसभा के किसी सदस्य का किसी समिति का सदस्य हो सकता है, तो नहीं, किसी समिति का सदस्य नहीं हो सकता। लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल। भारत का जो महान्यायवादी है लोकसभा में बोल सकता है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, तो नहीं, लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता। तो कौन कौन से स्टेटमेंट, आपको सही स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो कौन कौन से कथन सत्य है? 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? मानव विकास सूचकांक का आधार, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ठीक है। ऑप्शन सी, क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म पर विचार कीजिए, ठीक है। पंचवर्षीय योजना और प्राथमिकताएं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 1966 तक थी, ठीक है। और इसमें किसको प्राथमिकताएं दी थी? खाद्यान्न एवं कृषि को प्राथमिकताएं दी थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक थी। और इसमें किसको प्राथमिकताएं दी गई थी? तो इसमें प्रौद्योगिकियों के विकास को प्राथमिकताएं दी गई थी, जिससे सिंचाई उद्योग को नहीं। 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 2002 से 2002 से 2007 तक थी। कौन सी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। और इसमें भारी उद्योग एवं शिक्षा पर बल दिया गया था, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 2012 तक। और इसमें सतत विकास को अवसंरचना पर क्या दिया गया था? बल दिया गया था, ठीक है। तो ये भी गलत है, तो आपको बताना है सही युग्म कौन सा है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, खाद्यान्न एवं कृषि पर बल दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना जिसमें भारी उद्योग एवं शिक्षा पर बल दिया गया। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए, ठीक है। बताइए, तरंग धैर्य का
मात्रक कौन होता है? तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। और आवृत्ति का मात्रक कौन होता है? हर्ट्ज होता है, ठीक है। कौन सा? 1। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब आप पानी में नमक मिलाते हो तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है, ठीक है। तो उसकी क्या होती है? जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसकी क्वथनांक बढ़ जाती है और उसकी हिमांक घट जाती है, ठीक है। तो क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। हिमांक और क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न किसी एक जोड़े का विवाह कारण बनता है बच्चे की मृत्यु का, ठीक है। तो कौन से जोड़े का? जब महिला RH माइनस फैक्टर की हो और पुरुष RH प्लस फैक्टर के हो, ऐसे दो लोग जब शादी करते हैं और उनसे बच्चा उत्पन्न होता है तो वो क्या होता है? उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, सीमा BA सेकेंड ईयर वर्ष में अध्ययनरत छात्रा है, उसे हॉस्टल में प्रवेश लेना है। उसके गृह स्थान से कॉलेज की दूरी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए कि उसे हॉस्टल में प्रवेश मिल सके? तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 5 किलोमीटर, ठीक है। अगर कॉलेज में हो और आपको हॉस्टल में एडमिशन लेना है तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 5 किलोमीटर। अगर आप प्राथमिक शाला में एडमिशन लेना है तो आपके घर के परिधि के 1 किलोमीटर में स्कूल होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये बॉयज के लिए होता तो बॉयज के लिए कितना होना चाहिए? मिनिमम ये होना चाहिए 8 किलोमीटर, ठीक है। RTE लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? राइट टू एजुकेशन लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? तो 135वां देश है। RTE लागू कब हुआ था? RTE जो है वो 2000 राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 में आया था और अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 2010 में पूरे इंडिया ऑल इंडिया में लागू कर दिया गया था RTE को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, NCF 2005 का प्रमुख सूत्र है। NCF 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? बिना बोझ के अधिगम, बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। किस विद्वान ने योग को समाधि के रूप में बताया है? ठीक है, महर्षि पतंजलि, वेद व्यास, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो किन्होंने समाधि को क्या बताया है? योग के रूप में बताया, सॉरी, योग को समाधि के रूप में बताया है। तो ये बताया है वेद व्यास जी ने, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अब अगला प्रश्न आता है बाल मनोविज्ञान से संबंधित। योगात्मक आकलन है। योगात्मक आकलन क्या होता है? अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के लिए आकलन, सीखने का आकलन या अधिगम के आकलन, ठीक है। तो योगात्मक आकलन क्या होता है? सीखने का आकलन। ये क्या होता है? योगात्मक आकलन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऊंचे या नीचे प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता के बीज होते हैं। सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूरी का संबंध होता है। किसी समस्या को हल करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। मौलिकता ही सृजनशीलता है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी, ठीक है। तो क्यों सही नहीं है ये? क्योंकि क्या होता है, विकास और सृजनशीलता मिलकर क्या होते हैं? परिपक्वता बनते हैं। सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूरी नहीं होता है, ठीक है, बीच दूरी का संबंध नहीं होता है। बीच इनके सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच जो है वो घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। परिपक्वता, विकास प्लस सृजनशीलता बराबर क्या होता है? परिपक्वता होता है। ये लास्ट क्लास में था प्रश्न आपका। प्रश्न है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? तो ऑप्शन ए, धनात्मक, ठीक है। निम्न में, चलिए अगला प्रश्न है,
निम्न में से संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। तो संवेगात्मक बुद्धि का आयाम कौन सा नहीं है? चिंतन की संवेगात्मक सुमरीकरण, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, संवेगों का विश्लेषण। ठीक है, तो संवेगात्मक बुद्धि का आयाम कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता। चलिए अगला प्रश्न, बुद्धि के परीक्षण को बैटरी कब कहा जाता है? ठीक है, तो बुद्धि के परीक्षण को बैटरी कहा जाता है जब इसके कई उप परीक्षण हो। ठीक है, इसके जब कई उप परीक्षण हो तब हम बुद्धि के परीक्षण को और क्या कहते हैं? बैटरी परीक्षण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किसका है? बुद्धि के सिद्धांत से। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से, व्यक्तिक भिन्नता से। ठीक है, तो सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत किससे संबंधित है? ये सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिक भिन्नता से, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मनोवैज्ञानिक परीक्षण और मनोवैज्ञानिक। तो बुद्धि परीक्षण किसने दिया? तो बुद्धि परीक्षण को दिया बीने द्वारा। अभिरुचि परीक्षण को किसने दिया? अभिरुचि परीक्षण को स्ट्रैग ने दिया। 4 व्यक्तिक परीक्षण को किसने दिया? रोरशा द्वारा दिया गया। इसके लिए रोरशा शाही धब्बा प्रयोग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सृजनात्मकता, तो सृजनात्मकता का जो क्या बोलते हैं परीक्षण है, तो इसका परीक्षण किसने दिया? टोरेंस द्वारा दिया गया। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण बीने के द्वारा, अभिरुचि परीक्षण स्ट्रैक के द्वारा, व्यक्तिक परीक्षण जो है वह रोरशा के द्वारा, और सृजनात्मकता परीक्षण जो है वो किसके द्वारा? टोरेंस के द्वारा दिया गया। 3, 4, 1, 2, ऑप्शन डी। हरमन रोरशा शाही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? तो हरमन रोरशा शाही धब्बा जो है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पता लगाने का एक परीक्षण होता है, जैसे कि मैंने आप यहाँ पे बताया रोरशा। ठीक है, ये रोरशा परीक्षण किसने दिया? हरमन रोरशा द्वारा दिया गया था। हरमन रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण होता है जिसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, और इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं? इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, या निरंतरता का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विकास जो है वो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो यह जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दिया? तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दिया? तो प्रोफेसर पील द्वारा यह परिभाषा दिया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है हिंदी से, बेर बेर का संग होना का अर्थ है, मुहावरा है बेर बेर का संग होना। इसका अर्थ क्या है? विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ होना। ठीक है, साथ साथ बात। अगला प्रश्न, पांडव शब्द में इनमें से प्रयुक्त प्रत्यय है। पांडव शब्द में कौन से प्रत्यय होगा? अप्रत्यय होगा। ठीक है, प्रत्यय जो पीछे लगता है। जिसके पास घर ना हो उसे क्या बोलेंगे? जिसके पास घर ना हो उसके लिए क्या बोलते हैं? अनिकेत बोलते हैं। ठीक है, निकेत मतलब क्या होता है? घर होता है, और अनिकेत मतलब कि जिसके पास घर नहीं हो। ठीक है, मेरे से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है? ठीक है, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। ठीक है, अपादान कारक में विभक्ति क्या होता है? से होता है, जिसका भाव क्या होता है? अलगाव का भाव होता है। तो मेरे घर से में घर से कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? ठीक है, दर्शन, घरों, नदी, लताओं, इनमें से एक वचन शब्द कौन सा है? नदी। दर्शन हमेशा बहुवचन में रहता है, नदी क्या हो जाएगा? एक वचन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इंग्लिश से, चूज द करेक्ट जेंडर फॉर्म ऑफ द नाउन द डे सेव द किंगडम, प्रिंस, प्रिंसेस, किंग्स, क्वींस। ठीक है, द प्रिंसेस सेव द किंगडम। अगला प्रश्न, सिलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस, नीदर ऑफ स्टूडेंट्स हैज डन होमवर्क, नीदर ऑफ स्टूडेंट डन हीज होमवर्क। ठीक है, अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, दे आर पेंटिंग द हॉर्स। ठीक है, दे आर पेंटिंग द हॉर्स, इसका करेक्टली पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा? द हॉर्स इज बीइंग पेंटेड बाय देम, द हॉर्स इज बीइंग पेंटेड बाय देम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चूज द सिनोनिम्स ऑफ बेनोवलेंट। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या होता है? काइंड, ऑप्शन बी। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर one who does not believe in god, one who does not believe in god, इसको क्या बोलते हैं? एथिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो गॉड में बिलीव करता है उसको क्या बोलते हैं? थिस्ट बोलते हैं। चलिए अब आ जाइए करंट अफेयर से क्वेश्चन। यूनेस्को ने भारत के किस साहित्यिक ग्रंथ को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल नहीं किया है? ठीक है, रामचरितमानस, पंचतंत्र, बीजक, सहृदय, लोकाना। तो यूनेस्को ने भारत के, ठीक है, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकाना, इसको किसमें शामिल किया गया? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। किसको नहीं शामिल किया गया है? बीजक को। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बीजक। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का केबल आधारित सबसे लंबा सेतु। तो भारत का केबल आधारित सबसे लंबा सेतु कौन सा है? सुदर्शन सेतु है, जो कहाँ है? द्वारिका में है। ठीक है, जिसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन फ्रांस में हुआ। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष पीटी ऊषा है, शुभंकर मस्कट भारत के शामिल खिलाड़ी। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि अभी कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ, फ्रांस के पेरिस में हुआ। कब से? 26 जून से 11 जुलाई तक। ठीक है, कब से कब तक आयोजन हुआ? 26 जून से 11 जुलाई तक। इसके अध्यक्ष, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा। इसका शुभंकर क्या है? मस्कट था। और भारत के कितने खिलाड़ी शामिल थे? कुल 117 खिलाड़ी शामिल थे। ठीक है, तो असत्य कौन सा है? ऑप्शन ए, केवल एक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 93वां स्थान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे हल्का स्वदेशी टैंक जोरावर के निर्माता है डीआरडीओ, एल&टी, एचएएल, ए और बी दोनों। ठीक है, तो भारत का सबसे हल्का स्वदेशी टैंक कौन सा है? जोरावर है, जिसके निर्माता कौन है? डीआरडीओ, एल&टी, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित। ठीक है, इसमें सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। कादर खां। ठीक है, तो कादर खां क्या थे? ये सेना विभाग के अध्यक्ष थे। मशरिल्ले, मशरिल्ले क्या था? ये सह सलाहकार थे। सह सलाहकार रामचंद्र वंशी। ठीक है, रामचंद्र वंशी कौन थे? रामचंद्र वंशी कीव प्रमुख थे। ठीक है, सॉरी, रामचंद्र बख्शी है, रामचंद्र बख्शी के प्रमुख थे। कृष्णाजी मोहते, कृष्णाजी मोहते क्या थे? राजस्व विभाग में थे। और माधव चंद्र मजुमदार, माधव चंद्र मजुमदार कौन थे? लेखा में थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 31452, ऑप्शन
ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, रायपुर में पहला पोस्ट मास्टर। तो रायपुर के पहले पोस्ट मास्टर कौन है? लेफ्टिनेंट स्मिथ थे, ठीक है। रायपुर के पहले पोस्ट मास्टर कौन थे? लेफ्टिनेंट स्मिथ, लेफ्टिनेंट स्मिथ। और रायपुर में डाकघर या पोस्ट ऑफिस का निर्माण किसने करवाया था? तो सैंडिस ने करवाया था, ठीक है। सैंडिस ने, जब वो ब्रिटिश अधीक्षक था रायपुर में, कब से कब तक? 1825 से 1828 तक। तब इन्होंने रायपुर में पोस्ट ऑफिस की क्या करी थी? निर्माण करवाया था। और इन्होंने सैंडिस ने ना, ठीक है, सैंडिस ने ताउदारी व्यवस्था की शुरुआत करी थी। और जब पोस्ट ऑफिस बनवाया तो पहला पोस्ट मास्टर कौन था? तो लेफ्टिनेंट स्मिथ पहला पोस्ट मास्टर था। चलिए अगला प्रश्न है, 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। तो इसमें छत्तीसगढ़ से कौन कौन गए थे? वामन राव लाखे गए थे, माधवराव सप्रे गए थे, पंडित रविशंकर शुक्ल गए थे, ठीक है। और 3 लोग शामिल हुए थे, और कौन शामिल नहीं हुआ था? तो शिवराम मुंज जो है वो कलकत्ता अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय डिक्टेटर नहीं चुने गए थे। तो छत्तीसगढ़ सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में कुल 8 डिक्टेटर चुने गए थे, जिनमें से कौन कौन थे? रविशंकर शुक्ल, राधाबाई, लक्ष्मी नारायण तिवारी, सुंदरलाल शर्मा, शंकरलाल गनौद वाले, माधव प्रसाद, राम नारायण मिश्र, ब्रह्मदेव, ठीक है। तो ये 8 डिक्टेटर छत्तीसगढ़ से चुने गए थे। इनमें कौन नहीं थे? तो ठाकुर प्यारेलाल नहीं थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रतनपुर में लक्ष्मी देवी मंदिर का निर्माण किनके शासनकाल में हुआ था? तो रतनपुर में लक्ष्मी देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रत्नदेव तृतीय ने करवाया था, ठीक है। ऑप्शन सी, रत्नदेव तृतीय द्वारा करवाया गया था लक्ष्मी देवी मंदिर का निर्माण। चलिए यहाँ पे हमारा जो हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज चल रही थी वो कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों की हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज की जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। आप सभी को हॉस्टल वार्डन एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।